बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अधिमान अंशों का शोधन एवं प्रतिभूतियों की वापसी, खरीद, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अधिमान अंशों का शोधन से क्या तात्पर्य है, शोधन कैसे किया जा सकता है, शोधन की क्या विधियां हैं, या प्रतिभूतियों की वापसी किस प्रकार से की जाती, वापसी खरीद किस प्रकार से की जाती है, ये समस्त इस अध्याय के अंतर्गत हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अधिमान अंशों का शोधन। शोधन से क्या तात्पर्य है, शोधन किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, अगर सीधे से सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो यानी अधिमान अंशधारियों को एक निश्चित अवधि के पश्चात उनकी पूंजी की राशि लौटाना अधिमान अंशों का शोधन कहलाता है। शोधन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि कोई भी सीमित दायित्व वाली कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अशोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं करेगी। यानी कोई भी सीमित दायित्व वाली कंपनी है वो शोध्य अधिमान अंशों का ही निर्गमन करेगी। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण है कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी यदि अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है, जो निर्गमन की शर्तों के अनुसार निर्गमन की तिथि से अधिकतम 20 वर्षों के भीतर शोधनीय हो। यानी अधिमान अंशों के शोधन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होगी। लेकिन अगर एक कंपनी आधारभूत परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 20 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिमान अंशों का निर्गमन इस शर्त पे कर सकती है कि ऐसे अंशों के लिए निर्धारित निश्चित प्रतिशत का शोधन वार्षिक आधार पर पूर्वाधिकार अंशधारियों के विकल्प पर होगा। वो भी कंपनी जो है वो 30 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं है होगा। यानी वह भी अगर कोई कंपनी आधारभूत परियोजना के अंतर्गत लगी है तो वह भी 20 वर्षों से अधिक परंतु 30 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं शोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन इस शर्त के साथ कर सकती है कि ऐसे अधिमान अंशों को न्यूनतम 10% 21वें वर्ष के पश्चात अथवा पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों की सहमति से आनुपातिक आधार पर प्रतिवर्ष शोधन करना होगा। स्पष्ट है? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो कंपनियां लगी है वो मैक्सिमम अधिकतम 30 वर्षों के लिए, और जो सामान्य व्यवसाय में लगी है वो अधिकतम 20 वर्षों के लिए अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है, और इस अवधि के भीतर उनका शोधन करना होगा, यानी उनकी पूंजी वापस लौटानी होगी। अब शोधन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होगा कि अधिमान अंशों का शोधन या तो उन लाभों में से किया जाता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध हो, या उस राशि में से किया जा सकता है जो शोधन के उद्देश्य से ही नए अंश निर्गमित करके प्राप्त की गई हो। दूसरा, एक कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन तभी कर सकती है जबकि इन अंशों से संबंधित संपूर्ण राशि मांग ली हो। यानी अधिमान अंश शोधन से पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। यानी उनके ऊपर जितनी राशि के शेयर थे उनको पूरा का पूरा मांग लिया हो और अंशधारियों ने इसका भुगतान भी कर दिया हो। फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ये दो बातें जो है, एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अंशों का पूर्ण प्रदत्त होना आवश्यक है। यदि अंशतः प्रदत्त है
फुल्ली पेडअप नहीं है, तो इन अंशों पर जो शेष राशि है वो मांग करके पूर्ण प्रदत्त अंश बनाया जाएगा और उसके पश्चात इन अंशों का शोधन किया जाएगा। जब अंश तय प्रदत्त यानी पार्टली पेडअप शेयर हैं, उनको फुल्ली पेडअप पूर्ण प्रदत्त बनाने के लिए ये जो प्रविष्टियां हैं पहले प्रविष्टि की जाएगी, जनरल प्रविष्टियां की जाएगी। तो जो जनरल प्रविष्टि होगी, 2 जनरल प्रविष्टियां होती हैं, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट DR टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री है इन अंशों पर राशि प्राप्त करने की, बैंक अकाउंट DR टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। यानी ये जो 2 एंट्रियां हैं, वो 2 एंट्रियां अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने के लिए की जाएगी और उन पर जो राशि है, बकाया राशि, वो राशि प्राप्त की जाएगी। या सीधे से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको दें कि मान लीजिए एक 100 रुपये का शेयर है, अधिमान अंश है, और कंपनी उस पर अभी तक 80 रुपये मांग चुकी है, और अब उन अधिमान अंशों का अगर कंपनी शोधन करना चाहती है, तो चूंकि 100 रुपये के शेयर पर केवल 80 रुपये मांगे गए हैं, 20 रुपये अभी बकाया है, तो जो 20 रुपये बकाया है उसको, उस बकाया को मांगने के लिए ये 2 जो जर्नल एंट्री अभी मैंने बोली है, वो 2 जर्नल प्रविष्टियां की जाएगी। और यदि कंपनी ने अधिमान अंशों पर संपूर्ण राशि मांग ली है, किंतु कुछ अंशधारियों ने या एक या अधिक मांग राशि का अगर भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे अंशधारियों के कारण कंपनी शोधन प्रक्रिया नहीं रोकेगी, वह शेष अंश जो पूर्ण प्रदत्त है उनका शोधन कर देगी। यानी अगर किसी की बकाया मांग बाकी हो, किसी भी अंशधारी की या कुछ अंशधारियों की बकाया मांग हो, कंपनी ने उनका पैसा मांग लिया लेकिन वो चुका नहीं पाए, बकाया कॉल्स इन एरियर्स है, तो उनके कारण शोधन प्रक्रिया नहीं रोकेगी, बल्कि शेष जो अंशधारी हैं उनको पूर्ण प्रदत्त जो हो चुके हैं उनका शोधन कर देगी। यदि अधिमान अंशों का शोधन कंपनी अपने लाभों में से करती है, तो लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध ऐसे लाभों में से जिन अधिमान अंशों का शोधन होना है, उन्हें उनके अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते में स्थानांतरित करेगी। जब कंपनी अपने अधिमान अंशों का इस धारा की व्यवस्था के अनुसार शोधन करती है, तो इसे पूंजी में कमी करना नहीं माना जाएगा। एक बात ध्यान रखें कि इस धारा के अंतर्गत शोधन करती है तो इसे पूंजी में कमी, रिडक्शन इन कैपिटल, नहीं माना जाता है। हाँ, लाभों में से अगर शोधन करती है तो जितनी राशि का लाभों में से शोधन किया जाता है उतनी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब कि जो लाभ या संचय जो लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध होते हैं, जब कंपनी लाभों में से शोधन करती है तो उसके लिए कुछ लाभ संचय जो है उपलब्ध होने चाहिए। तो लाभ हानि वो जो लिस्ट है, यह भी आपके स्क्रीन पे आ रही है कि ये लाभ जो है वो लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध होते हैं। लाभ हानि के विवरण में आधिक्य, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सामान्य संचय जनरल रिजर्व, संचय कोष रिजर्व फंड, बीमा कोष इंश्योरेंस फंड, लाभांश समानीकरण कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, आयकर अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियोग भत्ता संचय इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, विकास छूट संचय डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, विकास भत्ता संचय खाते का शेष 1498 से तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विदेशी परियोजना संचय खाता, निर्यात लाभ संचय खाता, होटल परियोजना संचय खाता तथा भवन परियोजना संचय खाता आदि लाभों का शेष बनाने की तिथि से 5 वर्ष पश्चात सदैव लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 243 के अनुसार मुक्त संचय से उन संचयों से है
जो कंपनी के नवीनतम अंकेक्षित स्थिति ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध होते हैं। परंतु ये जो दो हैं, इनको निम्नलिखित जो संचय हैं उनको मुक्त संचय नहीं माना जाएगा। ऐसी कोई सी भी राशि जो नए वसूले हुए लाभों को प्रदर्शित करती हो, यानी काल्पनिक लाभों अथवा संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, चाहे संचय के रूप में दिखाया गया हो या अन्य किसी रूप में, एक संपत्ति पर किसी प्रभार की राशि अथवा समता के एक दायित्व की पहचान, संपत्ति के मापांकन पर तथा दायित्व को उचित मूल्य पर लाभ हानि खाते में आधिक्य में शामिल करते हुए। तो यानी यदि कंपनी अधिमान अंशों का शोधन उक्त लाभों जो लाभांश हेतु उपलब्ध है उसमें से अगर करना चाहती है, तो उक्त लाभों में से अधिमान अंशों का शोधन होना है कि अंकित मूल्य के बराबर राशि निकाल करके पूंजी शोधन संचय खाते में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में स्थानांतरित यानी क्रेडिट करनी होगी। और ये जो CRR अकाउंट है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको संचय और चिट्ठे के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा और इसकी प्रकृति पूंजीगत लाभ की हो जाएगी, यानी ये पूंजीगत लाभ हो जाएगा। और इसका उपयोग पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन एवं पूंजी में कटौती संबंधी योजना के अंतर्गत काम में लिया जाएगा। सीधी सी स्पष्ट बात है, संक्षिप्त रूप में ये कह सकता हूं कि जितनी राशि का लाभों में से शोधन किया जाता है, यानी जितनी अंश पूंजी का लाभों में से शोधन किया जाता है, उतनी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट खोलकर उसमें ट्रांसफर करनी होगी, हस्तांतरित करनी होगी। और उसके लिए ये जो आपकी स्क्रीन पे एक जनरल प्रविष्टि आ रही है, वो प्रविष्टि की जाएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट DR, सरप्लस DR, यानी जिस जिस लाभ या संचय में से राशि ली जाती है उसको डेबिट करते हुए, जैसे मान लीजिए लाभानी के विवरण, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, बीमा कोष, ये सभी जो मैंने लाभांश वितरण हेतु लाभों की सूची बताई है, इनमें से जिसमें से भी जितनी जितनी राशि ली जाती है वो राशि उस खाते को डेबिट करते हुए टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यानी CRR अकाउंट जो है वह क्रेडिट किया जाएगा। तो लाभों में से जो शोधन किया जाएगा, जिस लाभ में से जितनी राशि ले जाती है उसको डेबिट करते हुए CRR अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। प्रतिभूति प्रीमियम खाता, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, अंश हरण खाता, समामेलन से पूर्व के लाभ और पूंजी संचय खाता लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध नहीं है। इन लाभों या संचयों को पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इनमें से शोधन नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से? प्रतिभूति प्रीमियम खाता, अंशहरण खाता, समामेलन से पूर्व के लाभ और पूंजी संचय खाता। दूसरा, यदि कंपनी अधिमान अंशों का शोधन उस राशि से करती है जो शोधन के उद्देश्य से निर्गमित नए अंशों से प्राप्त हुई है, तो नए अंशों के निर्गमन की राशि का निर्धारण जो है इस प्रकार से करेंगे हम कि नए अंश सम मूल्य पे निर्गमित किए गए हैं तो निर्गमित अंशों का अंकित मूल्य शोधनीय अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होना चाहिए। और यदि नए अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ है तो निर्गमित अंशों का अंकित मूल्य शोधनीय अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होना चाहिए। प्रीमियम की, कहने का मतलब प्रीमियम की राशि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, प्रीमियम अलग से होगा। प्रीमियम का उपयोग जो है अंशों के शोधन के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। हाँ, आगे जब आएगा कि अगर शोधन प्रीमियम पर किया जाता है, यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो शोधन पर देय प्रीमियम एक पूंजीगत हानि होती है। शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन से पूर्व इन अंशों के ऊपर शोधन पर देय प्रीमियम के लिए कंपनी के पूंजीगत लाभों या आयगत लाभों में से ऐसा आयोजन करना अनिवार्य है। यदि कंपनी के पास शोधन पर देय प्रीमियम को अपलित करने के लिए पर्याप्त पूंजीगत लाभ या आयगत लाभ दोनों नहीं है तो कंपनी अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पर नहीं कर सकती। यदि कंपनी के पास शोधन पर देय प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए पूंजीगत व आयगत दोनों लाभ उपलब्ध हैं तो पहले
पूंजीगत लाभों का उपयोग शोधन पर देय प्रीमियम को अपलिखित करने के काम में लिया जाएगा, क्योंकि पूंजीगत लाभों के सीमित उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने और बोनस अंश निर्गमित करना है, जबकि आयगत लाभ मुक्त रूप से किसी भी कार्य में उपयोग में आ सकते हैं। तो अगर शोधन प्रीमियम पर किया जाता है तो उसके लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट एक खोला जाएगा और उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक जनरल प्रविष्टि की जाएगी जो निम्नानुसार आपकी स्क्रीन पर है। तो जो जनरल प्रविष्टि होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। यह जनरल प्रविष्टि शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था के लिए की जाएगी। इसका भी एक निश्चित नियम है कि सबसे पहले अगर पुराना प्रीमियम उपलब्ध है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मौजूद है, तो उसका उपयोग किया जाएगा। वह नहीं है और नए अंशों के निर्गमन पर अगर प्रीमियम प्राप्त हो रहा है तो उस प्रीमियम का उपयोग किया जाएगा। इसके पश्चात जनरल रिजर्व, जो मुक्त लाभ है, लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ये इनका क्रम निश्चित है और उसी के अनुसार इनकी व्यवस्था की जाएगी। यानी शोधन पर जो देय प्रीमियम है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में जमा किया जाएगा। यदि शोधन पर देय प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं हो तो कंपनी अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पे नहीं कर सकती। और यदि कोई कंपनी पूर्व में निर्गमित अंशों का शोधन करने और लाभांश का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे अधिमान अंशों के मूल्य के 75% धारकों की स्वीकृति और इस संबंध में न्यायालय में की गई याचिका की स्वीकृति शोधनीय अधिमान अंश पूंजी और उन पर बकाया लाभांश राशि के बराबर शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन करना होगा, जो निर्गमन की तिथि से 20 वर्ष के भीतर शोधनीय हो। और ऐसे अतिरिक्त शोध्य अधिमान अंशों के निर्गमन करने पर यह माना जाएगा कंपनी ने अशोध्य अधिमान अंशों का शोधन कर दिया है। तो ये कुछ नियम थे। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अधिमान अंशों के शोधन का लेखांकन, वह हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है कि शोधन किस प्रकार से किया जाता है, शोधन कैसे होता है, शोधन की किन अंशों का शोधन किया जा सकता है, और शोधन अगर प्रीमियम पर किया जाता है तो उसकी देय की उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, यह इस वीडियो में आपने सुना। धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।